गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने दो हेड को कवर करने के बाद अपने तीसरे हेड में एंटर कर रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा है माना जाता है। हम लोग इस बात को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे देश में जितने भी टैक्स देने वाले लोग हैं, अगर हम इंडिविजुअली हेड वाइज उनकी एनालिसिस करें तो हमें कह सकते हैं कि जो पीजीबीपी का हेड है, इसमें जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर अमाउंट वाइज उनकी हम चर्चा करें तो टोटल टैक्स कंट्रीब्यूशन में भी पीजीबीपी से टैक्स देने वालों के द्वारा दी गई अमाउंट सबसे बड़ी है। और अगर हम इसी चैप्टर को CAICW के रेफरेंस में या उसके रिगार्डिंग चर्चा करें तो भी हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो यदि हम पीजीबीपी को नेट और JRF के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके लिए बनेगा वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल होगा और सेक्शन वाइज हमसे डिस्कशन की बातें पूछी जाती हैं कि इस सेक्शन में किस तरह की चर्चा है, इस तरह का सेक्शन क्या बताता है। तो आप लोग मोटे तौर पर ये जानें कि सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक, 44D तक तमाम सारे प्रावधान हैं जिनको कि आपको इस चैप्टर में बारी बारी से डिस्कशन करना होगा। और जब हम इन सारे सेक्शनों को डिस्कस कर लेंगे तभी हमको ये गारंटी मिलेगी कि हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को पूरी विश्वसनीयता के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन 22, और मैं चाहता हूं कि अब आप लोगों की जो पढ़ाई का तौर तरीका है उसमें सेक्शन वाइज आपकी स्टडी होगी तो दैट विल बी वेरी सिक्योर। और अगर सेक्शन को आप इग्नोर करेंगे तो कई मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो गलत हो जाएंगे। कभी कभी वो सेक्शन वाइज प्रोविजन पूछ लेते हैं तो वो गलत हो जाएंगे। इसलिए सेक्शन वाइज आपको पढ़ाई करनी होगी। और बीइंग ए सब्जेक्ट ऑफ लॉ, ये लॉ का सब्जेक्ट है, वैसे भी सेक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप याद करें कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने सबसे पहले चर्चा की थी सेक्शन 22 की, और 22 में आप हमारे वीडियो को देखेंगे, जो पुराना वीडियो है हाउस प्रॉपर्टी के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट में। तो 22 में मैंने एक दिन या एक लेक्चर मेरा इसी पर डिपेंड है कि हाउस प्रॉपर्टी कहते किसे हैं, अर्थात जो चार्जेबल इनकम है वो किस पर चार्ज होगी। तो जब कभी कोई भी हेड आप पढ़ोगे तो एक सेक्शन इसी पर सेंटर्ड होता है कि आखिरकार चार्जेबल इनकम क्या है, सैलरी किसे कहते हैं, क्लियर होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ठीक उसी तरह से यहाँ जो सेक्शन 28 है फिर इसी बात पर डिस्कस करने जा रहा है कि आखिरकार बिजनेस क्या है और प्रोफेशन क्या है, या बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत किस तरह की इनकम को हम इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब मेरा जो चार्जेबल सेक्शन है वो क्या है, 28। अब 28 में तमाम सारे पॉइंट्स हैं। किसी किताब में 10 पॉइंट है, किसी में 11 है, किसी में 12 है। सबसे अधिक पॉइंट कंपनी सेक्रेटरी के सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस तक मैंने देखा
जहाँ तक मेरी समझ है कि 10 पॉइंट ही सफिशिएंट है, जो कि हम बिजनेस और प्रोफेशन में कंसीडर करते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर हम सेक्शन 28 को एक्सप्लेन करें तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है, जैसा कि टॉपिक का नाम है कि बिजनेस और प्रोफेशन, इसका मतलब बिजनेस किया है और प्रोफेशन किया है, तो इस टॉपिक में कंसिडरेबल है ही है, इसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस है ना कि अगर कोई कह रहा है कि इंडिविजुअल ही दुनिया में एसएससी है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल में पहले आदमी तो है ही है, मेल फीमेल, फिर इसके बाद सोचा जाएगा कि और कौन कौन से लोग हैं जिनको हम एसएससी में इंक्लूड करेंगे। तो ठीक वैसे ही अगर टॉपिक का नाम क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसका मतलब सारी बिजनेस किया है और सारे प्रोफेशन किया है, ये तो इस हेड में कंसिडरेबल है ही है। कहा और कौन कौन सी इनकम इस हेड में बिजनेस और प्रोफेशन मानी जाएंगी, ये समझाना हमारी जो है ड्यूटी है, और यही आपको समझना भी है। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम मोटे तौर पर कहें कि बिजनेस किसे कहते हैं, तो बिजनेस किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी डिफिनीशन बिजनेस की अगर आप समझ लें तो बड़े आसानी से बिजनेस क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक छोटी डिफिनीशन और है जो प्रोफेशन को भी समझा देगी, लेकिन दोनों डिफिनीशनों का जो मोटा अर्थ है वो इतना ही है कि किसी भी कार्य को करने में जितने भी फैक्टर ऑफ रिसोर्सेस इन्वॉल्व हैं, उसमें से बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाला जो फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, मनी अर्थात कैपिटल। अर्थात जब किसी काम में मेन रोल कैपिटल का हो जाए, वैसे तो मैं ये नहीं कह सकता और आप इस बात को मानते होंगे कि किसी भी काम को कोई एक प्रोडक्शन का फैक्टर परफॉर्म कर सकता है, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि देयर आर 5 रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और एक भी एब्सेंट होगा तो प्रोडक्शन ढंग से नहीं होगा या हो सकता है ना हो पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिजनेस के लिए सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि जो मनी अर्थात इकोनॉमिक्स की नज़रों में कैपिटल जिसको आप बोलते हैं, जहां मेन रोल प्ले करे वो बिजनेस है, राइट। और जहां इंटरप्रेन्योर मेन रोल में हो अर्थात इंटरप्रेन्योर का माइंड, उसको हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। और आपको मालूम भी है किसी के पास क्लॉथ बिजनेस है, किसी के पास आयरन बिजनेस है, किसी के पास गोल्ड बिजनेस है, इसको तो आपने बिजनेस कहा। लेकिन अगर कोई एडवोकेट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो आप ऐसे लोगों को क्या मान लेते हैं, प्रोफेशनल्स मान लेते हैं। और उनके इस प्रोफेशन में जो मेन रोल में होता है वो कौन होता है, उनकी स्किल अर्थात उनकी मेंटल एबिलिटी। अगर उनमें एक सर्टेन मेंटल एबिलिटी ना हो तो उनको हम प्रोफेशनल्स नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ICW में प्रोफेशनल हैं, उसी प्रकार से आपका ऑडिटर भी, कंपनी का डायरेक्टर भी, ये सब क्या है, दीज आर द प्रोफेशनल्स, राइट। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपने सर कहा था एक डिफिनीशन दी गई है बिजनेस की और एक डिफिनीशन दी गई है प्रोफेशन की। तो डिफिनीशन तो मान लिया 1 मिनट के लिए परीक्षा में लिखने को नहीं आएगी, लेकिन सेंस तो समझना आवश्यक है। लेकिन क्या साथ में बिजनेस का अगर हम सेक्शन भी जाने और प्रोफेशन का सेक्शन जाने तो ये तो जरूरी हमारे लिए होगा।
दिन आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था इंट्रोडक्शन अबाउट इनकम टैक्स, तो मैंने आपसे एक बात बोला था, याद होगा, कि किसी भी चीज़ की डिफिनीशन उसके सेक्शन 2 में दी होती है। ऐसा बोले थे कि नहीं? एक तो बनाए है कि आप लोग जो है वो लोग नहीं है आज जिन लोगों को लेकर के मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया था, राइट है, और जाहिर सी बात है। तो ये बात मैंने बोला था, जो लोग उस वीडियो को देखे होंगे उनको मालूम होगा कि मैंने ऐसा कहा था कि किसी भी, याद करो बीकॉम पार्ट 1 में जब आप थे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे या सर पढ़ा रहे होंगे, तो प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, याद आ रहा है? इन सारों की डिफिनीशन पता लगा, 2A, 2H, 2K, 2L, दुनिया भर कोई सब 2 रहता है। तो जब कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो उसकी डिफिनीशन सेक्शन 2 से शुरू होगी। तो जब ये सब्जेक्ट भी स्टार्ट हुआ तो जाहिर सी बात है सेक्शन 2(13) ये किसको एक्सप्लेन करता है? बिजनेस को। और कहा फिर सेक्शन 2(36), अब इसके बीच में और तमाम सारे सेक्शन होंगे, कॉमर्स, इंडस्ट्री, उनसे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये जानें कि सेक्शन 2(13) एक्सप्लेन करता है बिजनेस को और 2(36) एक्सप्लेन करता है प्रोफेशन। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 2 कहता क्या है? का सेक्शन 2 सीधा सीधा ये कहता है कि किसी प्रकार का ट्रेड हो, क्या ट्रेड, अर्थात इसमें इंक्लूड है सभी प्रकार के ट्रेड और कॉमर्स, है कि नहीं, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का ये सब क्या है? का ये सब के सब बिजनेस माने गए हैं। क्या माने गए हैं? बिजनेस। इसका मतलब यह टॉपिक बिजनेस प्रोफेशन माइक्रो अप्रोच नहीं रखता। हालांकि आप लोग जानते हैं ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेसिकली थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से अलग है, मालूम है ना? और ये जो हमारा बिजनेस है ये शब्द माइक्रो है, ये सब माइक्रो है। लेकिन टैक्स लगाते समय हमारी सरकार ने कहा, या इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि मेरे नजरों में ट्रेड हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ये सब के सब बिजनेस है, राइट है। और मैंने समझा कि हाँ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डिफरेंशिएट करना कहीं से बहुत जरूरी है। अब सेक्शन 236 में जहां प्रोफेशन एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपने देखा जो मैंने एक मौलिक बात बताई थी कि इन सबों को परफॉर्म करने में एक ही फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल, अर्थात जिसको आप कहते हैं वर्क ओरिएंटेड बाय मनी। जिस काम में मुद्रा प्रमुख रोल प्ले करे तो उसको हम बिजनेस कहते हैं, और अगर आपका माइंड मेन रोल प्ले करे तो उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। तो प्रोफेशन को जब इन्होंने डिफाइन किया तो केवल इसमें एक ही बात लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन प्रोफेशन इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग आइदर इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल। तो मैंने इस बात को तो पहले से ही कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई मेंटल स्किल है, अर्थात जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें इंटेलेक्चुअलिटी दिखाई देती है ना, वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअलिटी कहा अगर ऐसा है तो उसको आप प्रोफेशन मान लें, और अगर उस प्रोफेशन में इंटेलेक्चुअलिटी नहीं दिखाई देती तो उसको आप बिजनेस मान लें। इसका मतलब कोई बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है।
कुछ सर्टेन वर्क हैं जो प्रोफेशन में आते हैं और कुछ सर्टेन वर्क हैं जो बिजनेस में आते हैं। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सेक्शन ओरिएंटेड पूछे जाएंगे कि 236 में क्या कहा गया है और 213 में क्या कहा गया है। तो मैं केवल इतना आपसे कहना चाहता हूं कि आप यह मान के चलें कि सेक्शन 28 बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को एक्सप्लेन करता है, राइट। और जिसमें पहला पॉइंट ये है कि बिजनेस और प्रोफेशन स्वयं इस हेड की इनकम है। और कौन कौन सी 9 पॉइंट और है आपके लिए जिन्हें हम बिजनेस या प्रोफेशन मानेंगे, इसको हम बारी बारी से आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एक दूसरी बात, इनकम के कंप्यूटेशन में, टैक्स लायबिलिटी के डिटर्मिनेशन में और यहाँ तक कि टैक्स स्लैब या प्रोसीजर ऑफ टैक्सिंग, ये सारी चीजें एक हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो प्रोफेशन हो। तो जब ये सारी चीजें एक हैं तो हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि और इनकम रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द टैक्स या टैक्सिंग प्रोसीजर वो क्या है, दोनों का सेम है, टैक्स लायबिलिटी भी सेम बनेगी। तो अब आप इसमें दूसरा पॉइंट आइए समझिए। तो पहला पॉइंट मेरा क्या था कि बिजनेस और प्रोफेशन स्वयं बिजनेस और प्रोफेशन है कहा। और दूसरी बात क्या है, अब आप सुनते चलिए, सारी चीजें आपको लिखा पढ़ने में मिलती है तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर प्रोवाइडेड बाय द एनी अदर इंस्टीट्यूशंस टू द बिजनेसमैन known as income of business, known as income of business। आइए इस बात को डिटेल में थोड़ा सुनिए, तब आपको बात समझ में शायद आ जाएगी। अब हमारी बात सेक्शन 28 पर ही हो रही है। 28 में एक हेडिंग की चर्चा हुई, बिजनेस और प्रोफेशन, हेडिंग नंबर 2 चर्चा हो रही है। हेडिंग नंबर 2 क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह आपका उत्तर प्रदेश है, राइट, और आपको एक एजेंसी चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2-3 जिलों की रिस्पांसिबिलिटी सौंपती है, राइट। आपने मिस्टर एक्स को यूपी गवर्नमेंट ने 3 डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप इन 3 जिलों में इस चीज की एजेंसी चलाएंगे। आपने कहा ठीक है चलाएंगे, और आप चला रहे थे, ढंग से चला रहे हैं। तो कहा फिर क्या हुआ? आप जानते हैं जब किसी को एजेंसी चलाने की जिम्मेवारी दी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसमें 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट होता है, कम से कम 5 वर्ष के लिए एग्रीमेंट होता है। और अगर आप अच्छा व्यापार करते रहे तो एग्रीमेंट को कंटिन्यू कर दिया जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स। अब मान लीजिए कि किसी वजह से गवर्नमेंट को लगता है कि ये ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और वह आपके इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहते हैं। कब ये एग्रीमेंट टर्मिनेट करो, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने कहा कि फिर ये कौन सी बात है, मैं पूरा प्रिस्क्राइब सिस्टम से काम कर रहा हूँ, हमारे आपके एग्रीमेंट है, मेरे इतने रुपए खर्च हो गए एजेंसी बनवाने में, सारा सिस्टम डेवलप करने में। तो सरकार ने कहा ठीक है टेंशन मत लीजिए, ये 5 लाख रुपया मैं आपको कंपेंसेट करता हूँ। ये
5 लाख रुपया मैं कंपेंसेट करता हूं, राइट। तो ये जो 5 लाख रुपए का कंपेंसेशन आपको मिला, यह इनकम फ्रॉम बिजनेस है। यह क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो इसका मतलब आपने पढ़ा और देखा कि कंपेंसेशन क्यों मिला। कहा टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बिजनेस, कहा मेरी एजेंसी बिजनेस को सरकार ने टर्मिनेट कर दिया, समाप्त कर दिया, इसलिए मुझे कंपेंसेशन दिया। तो सरकार ने कहा ये इनकम आपके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है, क्योंकि आप बिजनेस न करते थे, रुपया पाने का कोई आपके पास एंटाइटल्ड आप होते ही नहीं। कहा और दूसरा तरीका क्या है? कहा एक तरीका और है। अगर सरकार आपसे कहे कि आप 3 जिले में एजेंसी चला रहे हैं, मैं चाहता हूं इसमें से जो एक डिस्ट्रिक्ट है आप वाई को दे दें, तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में कुछ संशोधन हो रहा है, बोली रेक्टिफिकेशन इन एग्रीमेंट। और आप ऐसा करने के लिए रेडी नहीं है, आप इनकम कम हो जाएगी। आप दलील कर रहे हैं कि मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया थी, अब आप बोल रहे हैं कि एक जिले की एजेंसी मिस्टर वाई को दे दीजिए, बताइए मेरी टके हैं, ये है वो है, वहां पर आप इसे क्या करेंगे लेकर। तो इसके लिए भी आपको कंपेंसेशन मिलेगा। इसका मतलब कंपेंसेशन 2 प्रकार से जो मिला, एक पूरी तरह से एजेंसी टर्मिनेट की गई थी और एक उसमें रेक्टिफिकेशन हुआ, तो भी जो कंपेंसेशन के अमाउंट है वो क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस है। और एक पॉइंट और है कि यदि इस एग्रीमेंट में कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, लेकिन एजेंसी लेने वाला बहुत सेटिस्फाइड ना हो। आप जानते हैं जब किसी टर्म्स और कंडीशन में चेंजेस होते हैं और उस टर्म्स और कंडीशन को चेंज करने में कोई भी बिजनेसमैन कुछ लॉस रियलाइज करे तो रेडी नहीं होगा। वो रेडी होगा? रेडी नहीं होगा। आप लोगों को याद है जब आप सैलरी का चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें एक बार लिखा था एक क्वेश्चन में कि मिस्टर एक्स DCM लिमिटेड में एम्प्लॉई हैं जिनको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, उनको 10,000 रुपये डियरनेस अलाउंस मिलता है और तमाम सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, और इन शर्तों पर मिस्टर एक्स ने अपनी सेवाएं 5 महीने तक दी और 6ठे महीने से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब होने की वजह से उनकी सर्विस की कंडीशन में कुछ परिवर्तन किए गए और अब उनकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ हो गई। DA जो 10,000 रुपये पर मंथ था वो 8,000 रुपये हो गया। जो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस मिलता था शायद वो अब नहीं मिलेगा, और इन शर्तों पर एम्प्लॉई को काम करने के लिए सहमति देनी थी और वह एम्प्लॉई सहमति देने से इनकार कर रहा था। तो लिखा था क्वेश्चन में कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एक्सेप्टेंस लेने के लिए 50,000 रुपये कंपेंसेट किया, तो वो कंपेंसेशन की अमाउंट, वह कंपेंसेशन की अमाउंट उस एम्प्लॉई के लिए सैलरी मानी गई। तो वह कंपेंसेशन उस चैप्टर में था तो सैलरी हुई, और यह कंपेंसेशन एक बिजनेसमैन को मिला तो इनकम फ्रॉम बिजनेस हुआ। तो इसका मतलब कहानी बड़ी साफ है कि जिस तरह के काम में आप लगे हैं, अगर उस तरह के काम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपको कंपेंसेशन कुछ मिलता है तो कंपेंसेशन की फिगर उसी तरह की इनकम मान ली जाएगी। क्योंकि एम्प्लॉयर ने किसी ऐसे सड़क पर चलने वाले आदमी को पकड़ करके तो कंपेंसेशन नहीं दे दिया, उसे ही दिया जो उसका एम्प्लॉई था। दैट वाज अनसैटिस्फाइड बाय द न्यू टर्म्स, जो नए टर्म से कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसको दिया गया। वही ठीक कहानी यहाँ पर चल रही है। तो अब मैं ये बात कह सकता हूँ
कि किसी प्रकार का एनी टाइप ऑफ एनी कंपनसेशन given by the government or any institution to the businessman for the termination of agency, for the rectification of condition of agency, for the advancement or modification of the agency will be treated as income from business. तो हमारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम एग्जैक्टली वही हेडिंग पढ़ के सुनाएं जो कि आपके बुक में मेंशन है तो आप उसको जरा सुनिए। लिखा है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हैज बीन गिवन बाय एनी गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन टू द हेड ऑफ एनी बिजनेस अगेंस्ट टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बिजनेस आर हिज सर्विसेज तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने जो बातें आपको बताई वही सब उसमें लिखा हुआ है। तो कंसेप्ट क्लियर है कि इसको भी हम बिजनेस की इनकम कहते हैं। और अभी तक आपके माइंड में केवल क्या था कि मिस्टर एक्स है रनिंग ए क्लॉथ बिजनेस, है कि नहीं? तो आप समझते हैं कि ये क्लॉथ का जो बिजनेस है यही बिजनेस है। कहा मिस्टर एक्स एक एडवोकेट हैं तो आपने कहा यही प्रोफेशन है। लेकिन अब आपका धीरे धीरे माइंड विस्तारित किया जा रहा है कि नहीं, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो आई थिंक यू आर क्लियर। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है इनकम फ्रॉम या इनकम फ्रॉम ट्रेड, इनकम टू ट्रेड एसोसिएशन, ये शब्द है। ध्यान से सुनिए तो धीरे धीरे अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज द ट्रेड एसोसिएशन। कहानी सर ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और काफी कुछ पढ़े हैं तो ट्रेड एसोसिएशन समझते हैं, है कि नहीं? जैसे आप पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट था लेबर लॉ, पढ़ते थे तो लेबर लॉ में आमतौर पर फैक्ट्रियों में एसोसिएशन देखने को मिलते हैं, लेबर एसोसिएशन, याद करिए। और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने तो सबसे बड़ा एक एसोसिएशन बताएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, याद आ रहा है? जब आप निकाम थर्ड ईयर में थे तो पढ़े थे ना कि किसी प्रकार का कोई भी डोनेशन गिवन बाय द बिजनेस, ना एनी डोनेशन गिवन बाय द बिजनेस टू एनी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टोटली disallowed expenses। तो याद है आप लोगों के पॉइंट? लेकिन मैं आगे लिखवाया था कि बट डोनेशन गिवन टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स विल बी फुली अलाउड। तो जरा सोचिए कि हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा एसोसिएशन, या सबसे बड़ा तो मैं न कहूं लेकिन बड़े एसोसिएशनों में एक एसोसिएशन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैंने आपसे कहा था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना क्यों हुई, तो आप लोगों को बताए थे कि एक्चुअली चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस्टेब्लिशमेंट करने के पीछे बिजनेसमैनों का पर्पस ये था कि अगर सरकार बिजनेस के खिलाफ कोई स्टेप उठाएगी तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन लड़ेगा। क्यों बनाए थे? आपको याद होगा कि एक बार 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण रात को 12 बजे कर दिया गया था और उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी अथराइज्ड कैपिटल उस तारीख को 50 करोड़ से ज्यादा थी। सबको नेशनलाइज कर दिया गया। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहा होता तो शायद मुकदमेबाजी हो जाती,
और ये क्रिया पूरी होने में देर लग जाती है या हो सकता है ना हो पाए। फिर इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी अथॉराइज्ड कैपिटल 200 करोड़ रुपए थी ऑन दैट डेट, मीन्स ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अब आप जरा सोचिए, 2 बार प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, राइट है, आपको याद होगा। तो लोगों के दिमाग में बात आई कि यार ऐसे ही सरकार जब जो चाहेगी तब कह देगी, इतने मेहनत से व्यापार करो और उसको कुछ दिनों के बाद सरकार कहेगी नहीं ये तो नेशनल बिजनेस हो गए, तो फिर बिजनेसमैन तो गया काम से। इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई और उसका मूल काम क्या है कि व्यापार के संबंध में, व्यापार के खिलाफ अगर सरकार कभी कोई कदम उठाती है जो व्यापारियों को बुरा लग रहा है, सरकार को नहीं, तो व्यापारियों की तरफ से एक एसोसिएशन सरकार के खिलाफ लड़ेगा जिसको हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो कहा फिर एक प्रश्न पैदा हुआ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फाइनेंस कहां से मिलता है। कहा यह भी पूछना है, देश में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे लोग इसके मेंबर हैं, तो इसको पैसे कहां से आएंगे, इसकी किल्लत कहां है। यही सारे लोग पर ईयर एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक प्रश्न पैदा हुआ कि क्या यही कंट्रीब्यूशन जो तमाम सारे लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को करते हैं ये इनकी इनकम मानी जाएगी। कहा नहीं, ये इनकी इनकम नहीं है।